अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होगा। अच्छा, इस मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में ये डिस्कस किया था कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एक्चुअली यूज होते हैं आइसोटोप्स के मैसेज को मालूम करने के लिए। मैसेज को मालूम करने के लिए हम किस तरह इसे यूज करेंगे? सबसे पहले ले लेते हैं सैंपल और सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसके आइसोटोप्स के मैसेज को मालूम किया जाए। तो सब्सटेंस को लेने के बाद नंबर 1, सबसे पहले उस सब्सटेंस को वेपराइजेशन चैम्बर में यूज किया था। वेपराइजेशन चैम्बर में इंटर किया था। वेपराइजेशन चैम्बर एक्चुअली क्या करता था? वेपराइजेशन चैम्बर सब्सटेंस को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वेपराइजेशन चैम्बर के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर का फंक्शन क्या पड़ा था? आयोनाइजेशन चैम्बर का हमने फंक्शन क्या पढ़ा हुआ था कि आयोनाइजेशन चैम्बर इस गैसेस, इस वेपर जो सब्सटेंस है, इन्हें आयोनाइजेशन आयंस में कन्वर्ट करेगा, जिससे पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं। और उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद इन आयंस को नेक्स्ट हम क्या करते हैं? यहाँ अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका हमने नाम यूज किया था एक्सेलरेटर। इन आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए हमने यूज की थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए इन आयंस को एक्सेलरेट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट हमने यूज की थी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। अभी तक हमने ये पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। अब इन्हें से आगे डिस्कस करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमीटर। अच्छा, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आयंस को सर्कल में मूव कराती है। अच्छा, ये आयंस को सर्कल में मूव कराएगी। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन सी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में, जब मैग्नेटिक फील्ड आयंस को सर्कल में मूव कराएगी तो जो आयंस है उनमें उनकी मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट है ना, मास टू चार्ज वैल्यू। ये मुख्तलिफ आइसोटोप्स हो गए, जैसे हम बात करते हैं नियोन की बात कर रहे थे कि नियोन का एटॉमिक मास 20 भी होता है, 21 भी होता है, 20 भी होता है, 21 भी और 22 भी होता है। तो ऐसे नियोन जिनका मास 20 होगा वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तो वो तमाम नियोन के वो आइसोटोप जिनका मास 20 है वो सबसे आगे होंगे। जिससे 21 होगा वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। ये हो जाएगा 21, ये होगा 20 वाले, तो 22 वाले सबसे पीछे होगा। फॉर्म ऑफ ग्रुप जो 20 वाले होंगे वो तमाम सबसे आगे होंगे। मास कम होगा उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा मूव करेंगे, आगे होंगे। 21 पीछे और 22 सबसे पीछे। तो ये ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाएंगे। जो हमारे पास ग्रुप होगा 20 का, 21 और 22 की फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं नियोन की, ऐसा क्यों हुआ? इन सबके मैसेज डिफरेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन्हें सर्कल में मूव कराती है, मैग्नेटिक फील्ड से ये जो आयंस है फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये फॉल जाकर गिरते हैं और इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जाकर गिरते हैं। इलेक्ट्रोमीटर जिसका दूसरा नाम आयन कलेक्टर भी है। आयंस इसमें डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सबसे पहले कौन सा आयन जाकर आयन कलेक्टर पे गिरेगा? जिसका मास सबसे कम होगा। इट मीन अगर नियोन की बात करते हैं तो 20 फॉलो करो। अब ये इलेक्ट्रोमीटर करता क्या है? व्हेन द आयन इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये जो आयंस है फॉर्म ऑफ ग्रुप की शक्ल में होंगे, फॉर्म ग्रुप फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर डिवेलप इलेक्ट्रिकल करंट। तो इससे क्या होगा? जैसे ही ये जाकर स्ट्राइक गिरेंगे इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, इलेक्ट्रोमीटर से होता है इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले 20 वाले लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, फिर 21 और फिर 22 वाला। अब स्ट्रेंथ
जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो कभी ज्यादा होता है और कभी कम होता है। इसकी वजह क्या होगी? एक्चुअली इसका रीजन ये है कि जितना आइसोटोप की तादाद ज्यादा होगी, जैसे लेट्स सपोज अगर 20 वाले ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर कम होगा तो करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मेजर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन, जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उससे ये रिजल्ट निकालते हैं कि करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन ये वाला आयन ज्यादा निकला, तो इनकी रिलेटिव अबंडेंस बता सकते हैं। बाय कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट ज्यादा है तो मतलब कि वो आइसोटोप ज्यादा निकला है, अगर करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो आइसोटोप कम निकला है। अगर लेट्स सपोज ये 20 वाला ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है एज पर 21, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अगर 20 ने इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस किया है तो इट मीन जो नियोन का आइसोटोप 20 है उसकी अबंडेंस ज्यादा है, वो ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा। तो इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर का फंक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा और इसको रिलेटिव अबंडेंस मालूम करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस हो जाएगी। इसके बाद अगर हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली बहुत कम मिकदार में है, इससे मिकदार कम होती है, तो डिटेक्ट करने के बाद ये एक्चुअली एम्पलीफाई करता है, उस करंट की वैल्यू को बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद रिकॉर्डर कंप्यूटराइज हमें एक ग्राफ हासिल होता है, ग्राफ होगा तो ये डिटेक्टर एम्पलीफायर रिकॉर्डर का फंक्शन है। एक्चुअली इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ, अगर हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करते हैं, ईच आयन स्ट्राइक का डिटेक्टर हर आयन डिटेक्टर स्ट्राइक करेगा, आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड, इस जो आयन से करंट प्रोड्यूस होगा उससे आयनिक करंट वो एम्पलीफाइड बढ़ाया जाएगा और वो रिकॉर्डर ग्राफ शक्ल में हासिल होगा। ये ग्राफ कैसा होगा? मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं नियोन की, अगर हम नियोन की बात करते हैं तो हमारे नियोन के लिए जो स्पेक्ट्रोग्राफ हासिल होता है रिकॉर्डर, वो जो ग्राफ हासिल होगा वो ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा। अब ये ग्राफ में होता क्या है? इस ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मौजूद होगा एटॉमिक मास और वाई एक्सिस की वजह से कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस, कि कौन सा आइसोटोप कितनी ज्यादा मिकदार है। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ से हम बता सकते हैं, इस ग्राफ से हम दो बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात हम इससे ये करते हैं आइसोटोप्स ऑफ नियोन की बात करते हैं कि नियोन के कितने आइसोटोप्स हैं। अगर ये ग्राफ नियोन के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो नियोन के कितने पीक्स आ रहे हैं, नियोन के पीक्स आ रहे हैं, एक अपने 20 पर, एक 21 और एक अपने 22 पर। इट मीन पहला रिजल्ट क्या निकला? इट मीन कि जो नियोन है उसका मास 20 भी हो सकता है, नियोन का मास 21 भी हो सकता है और नियोन का मास 22 भी होता है। मतलब क्या आइसोटोप्स है? नियोन का 20 वाला आइसोटोप भी होता है, 21 वाला भी और 22 वाला भी आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। अब पहली बात आइसोटोप्स मालूम होंगे, इसमें 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। दूसरी बात कि कौन सा आइसोटोप सबसे ज्यादा मिकदार में होगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? रिलेटिव अबंडेंस पीक फैक्टर में। अगर इस पीक के अंदर देखेंगे तो जो आइसोटोप नंबर 20 है, आइसोटोप नंबर 20 जो है उसकी अबंडेंस, उसकी मिकदार कितनी लिखी हुई है? 90.92। अबंडेंस कितनी है? 90.92% होता है, यानी सबसे ज्यादा अबंडेंस 20 वाली होती है। 21 वाला पीक बहुत लो है, जो होता है जस्ट 0.257%, जबकि 22 वाला ये होगा 8.82% होगा। तो ये रिलेटिव अबंडेंस से हम बता सकते हैं कि कितनी अबंडेंस में मिकदार में ये मौजूद होंगे। तो हम रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा कौन सा होगा? इट मीन 20 वाला होगा। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि इलेक्ट्रोमीटर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसने प्रोड्यूस किया होगा? जो सबसे ज्यादा मिकदार में होगा। इट मीन जो नियोन 20 है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तभी उसके अबंडेंस ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ है जो हमें हासिल होता है। ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का मेथड होता है जिसके जरिए से फाइंड करते हैं।
इसके अलावा और टेक्निक्स भी हैं जिसके जरिए हम आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में अलग किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, या हम सब नाम डिस्कस कर लेते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को अलग करने के कुछ और मेथड्स भी हैं। वो मेथड्स कौन से होंगे? नंबर 1, पहला मेथड का नाम है गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेजर सेपरेशन शामिल है। हमारे बुक के अंदर इनसे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, सिर्फ आपको नाम डिस्कस करने होंगे, बताने होंगे। तो ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन सी नेक्स्ट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, तो आपको ये नाम याद करने होंगे। तो बेटा जब हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, तो इसे डायग्राम बनाकर जो हमने लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर डायग्राम भी बनाया था, उस डायग्राम के जरिए या इस स्केच के जरिए इन तमाम को याद करना होगा। ये कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।